बेटा सबसे पहले पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अरे बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आज की क्लास में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग पूरा खत्म करेंगे। तो बेटा इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस को ही हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस इज सिंपल माइक्रोस्कोप। बेटा इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो इसमें दो केस होता है। सबसे पहला केस होता है इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। बेटा एक रफ पेज निकाल लो, सबको रेड डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लेना। इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो बेटा इस तरह से ऑब्जेक्ट रखो। अच्छा उससे पहले बेटा समस्या क्या है वो हमें समझना पड़ेगा कि हमें अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो क्या समस्या होता है। तो बेटा देखो अगर किसी चीज को मुझे ध्यान से देखना है तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो उसको आई के पास रखूंगा मैं। जैसे किसी मेडिसिन का नाम पढ़ना है तो उसके आई के पास रखता जाऊंगा। तो बेटा आई के कितना पास रख सकता हूं? जो आई का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। बेटा जब मैं किसी को आई को अगर कोई ऑब्जेक्ट को मुझे पढ़ना है तो उसको मैं अपने आई के पास रखूंगा ना। तो आई के पास मैं कितना रख सकता हूं? 25 सेंटीमीटर तक। इसको कहते हैं बेटा हम लोग लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है ना। तो 25 सेंटीमीटर पे जब किसी ऑब्जेक्ट को रखा तो हमारे आई पे जो एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं बेटा थीटा नॉट, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर पे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारे आई पे जो एंगल बनाता है उसे क्या बोलते हैं? थीटा नॉट। इसको बोलते हैं बेटा विजुअल एंगल। ये जो एंगल कहलाता है विजुअल एंगल, विजुअल एंगल। और एक और बात पहले बता दे रहा हूं बेटा कि tan थीटा जो होता है वो नियरली इक्वल टू थीटा होता है व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। बेटा tan थीटा नियरली इक्वल टू थीटा होता है जब थीटा छोटा हो। तो इस केस में मैं डायरेक्ट अगर tan थीटा लगा रहा हूं तो थीटा नॉट की वैल्यू कितनी होगी? h/d। बेटा थीटा नॉट की वैल्यू विजुअल एंगल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा h/d। बेटा याद रखना कोई भी चीज हम तभी देख पाएंगे जब थीटा नॉट ग्रेटर देन 1 मिनट होगा। बेटा 1 मिनट आप जानते हैं जैसे 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होगा। तो बेटा जब कोई इसको 1 मिनट लिख सकते हो या 1/60 डिग्री। बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट को आप तभी देख पाओगे जब वो आपके आई पर 1 मिनट से या 1/60 डिग्री से ज्यादा एंगल सबटेंड करेगा। जैसे बेटा हमारे हाथ में बैक्टीरिया है लेकिन मैं बैक्टीरिया को नहीं देख पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो मेरी आई पर 1 मिनट से कम एंगल सबटेंड कर रहा है। तो हमारे आई की कैपेसिटी बेटा वो तभी देख पाती है जब ये विजुअल एंगल 1 मिनट से ज्यादा हो। इतना समझ में आ रहा है? समझ रहे हो ना? प्रॉब्लम समझो पहले। बेटा बैक्टीरिया में नहीं देख पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो एंगल बना रहा है, बैक्टीरिया का पूरा बॉडी जो मेरे आई पे एंगल बना रहा है वो 1 मिनट से कम है, इसीलिए मैं बैक्टीरिया को नहीं देख पा रहा हूं। समझ में बेटा ये प्रॉब्लम। अगर इसको बेटा तो इंस्ट्रूमेंट हम क्यों यूज करते हैं? इंस्ट्रूमेंट हम इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारे आई पे कोई ऑब्जेक्ट एंगल बनाए वो ज्यादा बनाए, इसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा उसी प्रोसेस में ये मैं बता रहा था विजुअल एंगल, उसी प्रोसेस में जो पहला इंस्ट्रूमेंट होता है वो कौन सा होता है? आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। बेटा पर्पज समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं? पर्पज है बेटा कि हम अपने आई पे बनने वाले एंगल को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। और मिनिमम विजुअल एंगल का फॉर्मूला याद रखना थीटा नॉट h/d। ये हर जगह डेरिवेशन में यूज होगा, माइक्रोस्कोप के हर डेरिवेशन में यूज होगा कि नेकेड आई पे कितना एंगल बन रहा है, इंस्ट्रूमेंट के बाद कितना एंगल बन रहा है, हम यही देखेंगे हर बार, ठीक है ना। तो इतना क्लियर है? विजुअल एंगल सबको क्लियर है ना? अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप का पहला केस करते हैं जब इमेज इंफिनिटी पे बनती है। इमेज इंफिनिटी बनती है तब की पहला केस करते हैं। याद रखना बच्चों विजुअल एंगल क्या होता है? तो थीटा नॉट टू सी ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट को देखना है टू सी ऑब्जेक्ट थीटा नॉट शुड बी ग्रेटर देन 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। लिख लेना, जल्दी कर लो बच्चों, ऐसे प्रैक्टिस के लिए कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हो गया? डन डन बेटा। अब अगला देखो दूसरा। अब इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप का पहला केस करे इमेज एट इंफिनिटी। इमेज एट इंफिनिटी। बेटा ये क्या पढ़ रहे? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप अभी बताया था पीछे, लेकिन विजुअल एंगल बताने लगा था। कॉन्वेक्स लेंस होता है।
तो बेटा जो कोई भी लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, वो इन्फिनिटी पे इमेज कब बनाएगा? जब ऑब्जेक्ट उसके फोकस पे रखा होगा। तो बेटा जब ऑब्जेक्ट को मैं एच पे रखूंगा तो रे डायग्राम, बेटा रे डायग्राम बनाना सीखो। एक रे पैरेलल ले जाओ, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, दूसरे रे को ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ, बिना डेविएशन के पास कर जाएगी। तो ये इमेज कहां बना? इन्फिनिटी पे बना। ठीक है, तो ये रे डायग्राम हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप के पहले केस में। अब बेटा ये एंगल हमारी आई पे क्या बन रहा है? तो एंगल हमारी आई को यहां बना लो, ये हमारी आई है। बेटा जैसे वो पंडित जी लोग जब हाथ हाथ देखते हैं तो ऐसे पास करके देखते हैं ना, तो आई के पास ही लेंस होता है। तो अब ये देखो बेटा हमारी आई पे अब नया एंगल कितना बना रहता है? ये थीटा है बेटा, ये एच है और ये एफ है। बेटा एच वही ऑब्जेक्ट है जो पहले रखा था, जो ऑब्जेक्ट नेकेड आई पे रखा था, अब उसी जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं ना कि पहले ऑब्जेक्ट को नेकेड आई पे रखा, अब इंस्ट्रूमेंट के सामने रखा। तो बेटा इस सिचुएशन में थीटा किसके इक्वल आएगा? बेटा देखो खुद tan थीटा है h अपॉन एफ, तो बेटा थीटा आ जाएगा h अपॉन एफ। बेटा m किसके इक्वल होगा? थीटा अपॉन थीटा नॉट। m को कहते हैं बेटा एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। आप जैसे अपने फोन में देखते हो ना 1x 2x 3x, वो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है बेटा, नॉर्मल मैग्निफिकेशन होता है वो लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हो, जो फोन में आप लोग देखते हो वो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है। तो बेटा यहां से एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालो, थीटा कितना है? h अपॉन एफ, और बेटा थीटा नॉट आपको याद रहना चाहिए, कितना था थीटा नॉट? h अपॉन डी। तो उल्टा करके डिवाइड करना है तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करूं तो बेटा कितना आएगा? d अपॉन h, h से h काट दो बेटा, d अपॉन f। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का इंफिनिटी वाले केस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। d की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर, नंबर लिख लेना, d will be 25 सेंटीमीटर, f is the focal length of the lens। ठीक है ना, f is the focal length of the lens। ठीक है बच्चों, चलो d by f, ये सिंपल जब इमेज इंफिनिटी बने। बेटा इसी को बोलते हैं इमेज इंफिनिटी बोले या बोले नॉर्मल एडजस्टमेंट। एक और वर्ड क्वेश्चन में याद रखना, अगर बेटा बोले इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, या बोले नॉर्मल एडजस्टमेंट, या बोले आई इज रिलैक्स्ड, आई इज रिलैक्स्ड, अगर ये सब तीनों वर्ड दिखता है किसी भी केस में तो समझ जाना इमेज इंफिनिटी पे बनी है। ठीक है ना, या तो बोले नॉर्मल एडजस्टमेंट है, या तो बोले कि बेटा इमेज एट इंफिनिटी डायरेक्ट बोले, या बोले आई इज रिलैक्स, तो समझना इंफिनिटी पे इमेज बना है। ठीक है बच्चों, अब देखो दूसरा, इसका दूसरा केस भी होता है। ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा केस करो बेटा, इमेज फॉर्म्ड एट डी, इमेज फॉर्म्ड एट डी। बेटा अब जो इमेज बन रहा है वो लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन में बन रहा है, इमेज फॉर्म्ड एट डी। तो देखो पहला कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से ले लो बेटा, अब की बार ऑब्जेक्ट को एफ के पहले रखना है, तो फोकल लेंथ के पहले रखना है बच्चों। तो आपको पता है कि इमेज बनता है वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज। जब एफ और पी के बीच, एफ और ओ के बीच में रखते हो ऑब्जेक्ट को, तो बेटा इमेज बनता है वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज। तो बेटा इस केस में क्या करो, एक रे पैरेलल लेके जाओ, फोकस से पास करा दो। अरे लेंस का डायग्राम तो यही हमेशा बनाना है। दूसरा रे बेटा ऐसा ले जाना कि फैलती हुई दिखाई पड़े, तो ऐसे बना लो जानबूझ के, ऐसे बना लो जो आगे फैलती हुई डाइवर्ज करती हुई दिखाई पड़े। इसको पीछे बढ़ा लो, इसको भी पीछे बढ़ा लो, ये बना लो। तो बेटा अब की बार हम लेंस को ऐसा एडजस्ट करते हैं कि ये जो इमेज है वो लेंस से डी डिस्टेंस पे बने, लेंस से डी डिस्टेंस पे बने। ऐसा एडजस्ट करते हैं कि लेंस से डी डिस्टेंस पे बने। ठीक है बच्चों, अगेन ये एच है और आई पे जो अब एंगल बन रहा है वो थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। बेटा अब की बार ये एफ तो होगा नहीं, तो इसको यू मान लेते हैं, यू मान लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है यू मान लेते हैं। तो बेटा इस केस में थीटा कितना होगा? थीटा होगा h अपॉन यू, थीटा होगा h अपॉन यू। देख लो बच्चों, h अपॉन यू होगा। तो मैग्निफिकेशन कितना होगा बच्चों? तो मैग्निफिकेशन होता है थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा कितना निकला था बेटा? h अपॉन यू थीटा नॉट, याद ही रहना चाहिए आपको, h बाई डी था। तो डिवाइड करना है तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना आएगा बेटा? d बाई एच, h से h काट दो, तो बेटा मैग्निफिकेशन यहां निकल के आया d बाई यू।
लेकिन बेटा u हम हटाना चाहते हैं क्योंकि u एक वेरिएबल है। f और d हमें पता है बेटा, f की वैल्यू फोकल लेंथ होगी लेंस की, d पता ही हमें 25 सेंटीमीटर है, तो बेटा हम इसको u को हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, लेंस फॉर्मूला। तो बेटा लेंस फॉर्मूले में देखो u इक्वल टू यू हो गया माइनस यू हो गया, क्योंकि इमेज लेफ्ट में है बेटा, ये साइन कन्वेंशन पता है ना सबको, लेफ्ट में माइनस राइट में प्लस, तो u इक्वल टू माइनस यू हो गया बेटा। v इक्वल टू क्या होगा बोलो, माइनस डी, v इक्वल टू माइनस डी क्यों होगा बेटा, ये इमेज लेफ्ट में बना ना और d डिस्टेंस पे बना, तो माइनस डी। f इक्वल टू प्लस एफ, बेटा इसको सॉल्व करके हम लोग 1 बाई यू निकालते हैं, तो 1 बाई वी माइनस माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। ठीक है बेटा, तो अब देखो यहां से अगर देखोगे वैल्यू पुट करो, v की जगह माइनस 1 बाई डी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, माइनस 1 बाई डी माइनस पुट किया ना बेटा, इसको ऊपर माइनस को लिख सकते हो और फिर इधर भेज दो, तो 1 बाई यू विल बी इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी, 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी। तो बेटा देखो 1 बाई यू की वैल्यू आ गई, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इधर कर रहा हूं हम, तो m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, d इंटू 1 बाई यू, ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, d इंटू 1 बाई यू, तो बेटा d 1 बाई यू की वैल्यू पुट कर दो 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी, तो बेटा ये वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ। ठीक है बच्चों, 1 प्लस डी बाई एफ। तो याद रखो अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है उसकी वजह से इमेज डी पे बन रहा है, तो उस समय जो हमारा मैग्निफिकेशन होता है वो होता है 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ। ठीक है ना, 1 प्लस डी बाई एफ। ठीक, डन, क्लियर है बेटा। चलो अब इसका हम दूसरा करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सेकंड करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप की ये था ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबको आ गया सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप आ गया। जितने बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं बेटा याद रखो बस एक चीज कि थीटा नॉट एक विजुअल एंगल कहते हैं, ये h अपॉन कैपिटल डी होता है, अभी बस इतना याद रखो, h अपॉन कैपिटल डी होता है। बाकी मैं इस ये जो है रिकॉर्डेड सेशन है तो इसका वीडियो भेज दूंगा, ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो शुरू वाला जो छोटा है वो देख लेना एक बार। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो साथ के साथ देखते रहो, रे डायग्राम का बेटा अलग से उसमें पहला केस करो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस होते हैं, 2। ठीक है ना, दोनों ही लेंस कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स, 2 लेंस होते हैं, दोनों ही कॉन्वेक्स होते हैं बेटा। ठीक है, अब 2 लेंस कॉन्वेक्स, तो देखो बेटा कौन सा लेंस बड़ा कौन सा लेंस छोटा, कौन सा लेंस बड़ा होगा और कौन सा लेंस छोटा होगा। ठीक है ना, ये देखना है आपको कि कौन सा लेंस बड़ा होगा और कौन सा लेंस छोटा। तो बेटा इसके लिए टेलीस्कोप को याद रखो, टेलीस्कोप कभी देखोगे ना तो उसका आगे वाला लेंस बहुत बड़ा होता है, टेलीस्कोप से समझा रहा हूं, टेलीस्कोप का उल्टा होता है माइक्रोस्कोप। तो इसलिए पहले मैं टेलीस्कोप का केस बता रहा हूं बेटा, टेलीस्कोप में आगे वाला लेंस बहुत बड़ा होता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि टेलीस्कोप का आगे वाला लेंस जो है वो बड़ा क्यों होता है, इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट के पास हो उसे ऑब्जेक्टिव, जो आई के पास हो उसे आई पीस। तो बोलते हैं कि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा क्यों होता है, तो उसका रीजन होता है कि लाइट जो आ रही होती है ना बहुत दूर से आ रही है, जैसे तारों को देखने के लिए, तारों को देखने के लिए तो बहुत दूर से लाइट आ रही है ना, तो बहुत दूर से जब लाइट आ रही है बेटा तो उसको कलेक्ट करने के लिए हमें ज्यादा एरिया चाहिए। तो देखो जितना ज्यादा बड़ा मिरर रहता है उतना क्लियर इमेज बनता है, तो जितना बड़ा लेंस रहेगा उतना क्लियर उसका इमेज बनेगा। तो इसीलिए टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है और आई पीस क्या होता है, छोटा। उसका उल्टा याद रख लो माइक्रोस्कोप में। अब बताओ माइक्रोस्कोप में कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, सोचो ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है तो माइक्रोस्कोप में उसका उल्टा आई पीस बड़ा होगा। ठीक है ना, तो बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आई पीस बड़ा होगा और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, छोटा। तो बेटा देखो थोड़ा ही ज्यादा ही छोटा मत बना देना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये आई पीस बना लो
सॉरी ऑब्जेक्टिव बना लो, इसके पीछे आई पीस बना लो। याद रहेगा आपको जो एग्जांपल बताया उससे, टेलीस्कोप का आगे वाला मिरर बड़ा होता है तो माइक्रोस्कोप का छोटा होगा। बेटा जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, ऐसे लाइन बना लो, जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव है। और जो आई के पास होता है उसे आई पीस कहते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहला केस इसमें, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इंफिनिटी को फिर बेटा बोले जैसे कि नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो भी समझ जाना यही वाला केस है। और वर्ड से नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब यही वाला, आई इज रिलैक्स, यही वाला केस है। जब ये सब क्वेश्चन में हिंट लिखे तो आप समझ जाइए कि आपसे यही वाला केस बनाने को बोल रहा है। तो बेटा अब की बार हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इधर कहीं भी रख लो, तो यहां मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, एक रे बेटा पैरेलल ले जाओ इस तरीके से, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओ और यहां पे जाके मिलेगी। देखो एनसीईआरटी में डायरेक्ट डायग्राम डायरेक्ट आगे तक घसीट दिया है, लेकिन मैं तुम्हें जो समझ में आ सकता है उस फॉर्म में बता रहा हूं। एनसीईआरटी में इसी रे को आगे लेके चला गया है, लेकिन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आपको बता रहा हूं, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे बेटा, यहां पे इसका इमेज बना इस तरीके से, इसके बाद टाइम है सर 2 मिनट का आपको बस इसको करने का। हाँ चलो ठीक है बेटा। देखो तो यहां पे ये इसका इमेज बना, इसका इमेज यहां पे बना, ठीक। अब देखो बेटा, अब इसका इमेज इसके थ्रू बनाओ, इसके थ्रू। तो बेटा पहला केस हमने इंफिनिटी लिया है, तो इंफिनिटी पे इमेज कब बनता है, जब इसके फोकस पे ये इमेज बने। बेटा इमेज इंफिनिटी पे कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, फोकस पे। तो इस वाले लेंस से फाइनल मिरर का फाइनल इमेज कहां बनना चाहिए, इंफिनिटी। तो मतलब जो इमेज आना चाहिए इस वाले लेंस का, वो इसके फोकस पे आना चाहिए। बेटा ऐसा तभी पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी ये वाला जो चीज है, ये जो देख रहे हो, ये इसका फोकस है, ये फोकल लेंथ है, ये इसका फोकस है। तो बेटा यहां से एक रे सीधा ले जाओ। देखो एनसीईआरटी में देखो तो इसी को आगे घसीट के ऊपर कर दिया है, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर वे में कर लो। एक रे ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओगे फोकस से पास करेगा। बेटा एक रे ऐसे पैरेलल लेके चले जाओ, एक रे ऐसे पैरेलल लेके चले जाओ, ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास होना चाहिए, सीधा जाता है, लेकिन अगर नहीं भी पास हुआ तो कोई बात नहीं। ऑप्टिकल सेंटर से रे जब पास होती है तो सीधी जाती है। तो इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, इंफिनिटी पे। बेटा ये तो पहले रे डायग्राम है। रे डायग्राम का एक मार्क्स होता है, एरो कोई भी छूटना नहीं चाहिए, और यहां जो लाइन बनाए हो ये दोनों तरफ एरो होना चाहिए। रे डायग्राम बनाते समय ध्यान दे, दोनों तरफ एरो होना चाहिए, हर रे पे एरो होना चाहिए, जिससे वो पता चले कि रे कैसे जा रही है, ठीक है। बेटा देखो इसको मैं बोल रहा हूं, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, एच है, ये हाइट ऑफ इमेज, बेटा ये हाइट ऑफ इमेज है, एच आई कह रहा हूं इसको, ठीक है। तो बेटा हमारे आई कहां पे होगी, पता लगाओ हमारी आई कहां पे होगी, हमारी आई यहां पे होगी, ये हमारी आई होगी। तो हमारे आई पे कितना एंगल बन रहा है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइन से एंगल बनाते हैं बेटा, एंगल बन रहा है थीटा। हमारे आई पे कितना एंगल बन रहा है, थीटा। बेटा थोड़ा ये ऑप्टिकल बीच से पास होना चाहिए था, थोड़ा इधर से पास हुआ है, बाकी ये वाला जो रे है ना एकदम बीच से जाना चाहिए था। तो एंगल कितना बन रहा है हमारे आई पे, थीटा। तो बेटा अब की बार मैग्निफिकेशन बताओ, तो मैग्निफिकेशन होता है थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा नॉट अभी याद कराया था एच बाई डी, पीछे जो शुरू से उनको बताया था, जो अभी ज्वाइन किए उनको थीटा नॉट याद कराया था। तो बेटा यहां थीटा कितना होगा, तो देखो tan थीटा लगाओ, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा बेटा tan थीटा, फिर से बता रहा हूं, tan थीटा बिकम नियरली इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो बेटा यहां से थीटा अगर निकालोगे तो कितना आएगा, थीटा विल बी इक्वल टू एच आई अपॉन एफ। एफ कौन सा है बेटा, आई पीस का है या ऑब्जेक्टिव का, आई पीस का। तो बेटा इसको एफ ही लिख दो, इसको एफ ही लिख दो, एच अपॉन एफ ही। अच्छा बेटा इसको थीटा नॉट से डिवाइड करना है, तो थीटा नॉट कितना बताया था, एच अपॉन डी। तो बेटा एच अपॉन डी तो उल्टा करना पड़ेगा ना मुझे, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, डी अपॉन एच। तो बेटा यहां से आ गया एच आई बाई एच ओ, एच आई बाई एच मतलब एच क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट है, एच आई बाई एच इंटू डी बाई एफ ई,
डी बाई एफ ई, एच आई बाई एच ओ इंटू डी बाई एफ ई। ठीक है, तो देखो बेटा एच आई बाई एच ओ को और क्या लिख सकते हो, एच आई बाई एच ओ तो लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया ना। तो बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मैग्निफिकेशन का लेंस में, 10th में पढ़ा था, एच आई बाई एच ओ इक्वल टू वी बाई यू। लेंस में माइनस होता है, मिरर में बेटा लेंस में क्या होता है, लेंस होता है प्लस, ये पढ़ा था। तो बेटा इसी फॉर्मूले को v बाई यू भी लिख सकता हूं, लेकिन किसका v किसका u, तो v किसका, ऑब्जेक्टिव का। बेटा ऑब्जेक्टिव का v, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव का v है, तो इसको vo कह लूं। और बेटा u किसका, ऑब्जेक्टिव का u, तो उसको uo कह लूं। ठीक है ना, तो इसी फॉर्मूले को लिख सकते हो vo अपॉन uo इंटू डी बाई एफ ई। इसी फॉर्मूले को लिख सकते हो vo अपॉन यूओ इंटू डी बाई एफ ई, डी बाई एफ ई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो बेटा vo अपॉन यूओ जो होता है वो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है ना, vo अपॉन यूओ इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो इसको एमओ भी लिख सकते हो, एमओ। ठीक है ना, और बेटा अभी बताया था कि d अपॉन एफ जो होता है मैग्निफिकेशन होता है एक लेंस का, जब इमेज इंफिनिटी पे बनता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में आपको बताया था कि d अपॉन एफ सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होता है जब इंफिनिटी में बनता है। तो बेटा ये d अपॉन एफ अब की बार क्या है, आई पीस का है, तो इसको लिख सकते हो एमई। इसी को शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, मोमी, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, मोमी। एना बताओ क्लियर, ऐसे लिख सकते हो इसको। ठीक है ना बेटा, इसी vo अपॉन यूओ को लास्ट में जब सॉल्व करते हैं तो ये l अपॉन एफओ निकल के आता है, l अपॉन एफओ इंटू डी अपॉन एफ ई। अभी बताऊंगा सॉल्व करके, लेकिन ये पूरा बॉक्स बंद कर लो। ये तो छोड़ भी सकते हो, m का वैल्यू यहां से याद कर सकते हो, यहां से। बात एक ही है, कोई भी याद करो। जैसे vo अपॉन यू, कई बार आपको vo यूओ दिया हो तो डायरेक्ट डिवाइड मार देना, कई बार इसको mo दिया हो, जैसे कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, बोलेगा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस ऑब्जेक्टिव लेंस इज दिस एंड आईपीस लेंस इज दिस, देन फाइंड द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ठीक बच्चों, डन। एल अपॉन रे डायग्राम सबको आना चाहिए एटलीस्ट, रे डायग्राम और फाइनल फार्मूला। फाइनल फार्मूला देखो, फाइनल फार्मूले में एल क्या है, यहां पे देखो एल क्या कहलाता है बेटा, एल इज द ट्यूब लेंथ। एल क्या कहलाता है बच्चों, ट्यूब लेंथ। एल इज द ट्यूब लेंथ। एल क्या होता है बेटा, एल होता है ट्यूब लेंथ। एल इज द ट्यूब लेंथ। बेटा देखो एसर्शन रीजन भी माइक्रोस्कोप पे आता है, एसर्शन रीजन भी आता है। कैसे बोलेगा कि अगर मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आईपीस का फोकल लेंथ इंक्रीज करूं तो असर्शन रीजन कह सकता है कि मैग्निफिकेशन विल इंक्रीज। तो बताओ आईपीस का फोकल लेंथ इंक्रीज करूंगा तो मैग्निफिकेशन इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। दोनों फोकल नीचे आते हैं बेटा, दोनों फोकल नीचे। ठीक है, तो याद रखना आईपीस हो या सॉरी कोई भी केस, दोनों फोकस नीचे आते हैं। अगर दोनों में से किसी को भी इंक्रीज करोगे मैग्निफिकेशन डिक्रीज करेगा। मैग्निफिकेशन इंक्रीज कैसे करेगा, जब ट्यूब लेंथ बढ़ाओगे। तो जब माइक्रोस्कोप का एक्सपेरिमेंट करते थे तो ट्यूब लेंथ बढ़ाते थे नहीं, ऐसे घुमा के। बेटा ट्यूब ऊपर नीचे होता है ना माइक्रोस्कोप में, बायो वाले जो स्टूडेंट है वो रिलेट कर पाएंगे। ट्यूब ऐसे ऐसे घुमाते होगे तो ट्यूब आगे जाता है, फिर ट्यूब पीछे आता है, देखा ऐसा। तो ये करते हो तो ट्यूब लेंथ चेंज होता है ना उससे, तो ट्यूब लेंथ चेंज होता है तो मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप का बढ़ता है। ट्यूब लेंथ बढ़ाने से मैग्निफिकेशन बढ़ता है, समझ में आया। और बायो वाले स्टूडेंट को तो भूलना भी नहीं चाहिए कौन सा लेंस बड़ा होता है। छोटा सा लेंस होता है नीचे, देखा है, एकदम छोटा सा, जो आपके स्लाइड के पास रखा होता है, एकदम छोटा सा लेंस। ठीक है, डन। अब बच्चों मैं ये बताने वाला हूं कि vo अपॉन यूओ एल अपॉन एफओ कैसे हुआ। ठीक है ना, vo अपॉन यूओ एल अपॉन एफओ कैसे हुआ। ये बहुत दुख भरी कहानी है लेकिन कहना पड़ेगा। देखो इधर बेटा, देखो अब लगाओ लेंस फार्मूला।
बेटा लेंस फॉर्मूला सबको आता है 1/VO। अच्छा पहले वैल्यू लिख लेता हूं, बहुत बड़ा अंतर है। लेंस मेकर फार्मूला से केवल फोकल लेंथ निकलता है। देखो इधर बेटा, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी -UO, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी VO, और f की वैल्यू कितनी हो जाएगी FO। -UO v, अरे यहां डायग्राम से देख लो, u की वैल्यू -UO, v की वैल्यू +VO और f की वैल्यू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव FO। बेटा फॉर्मूला में पुट करो 1/v - 1/u = 1/f। बेटा इसको पुट करके देखो 1/VO + 1/UO = 1/FO। अरे UO प्लस हो जाएगा ना, सेम नहीं लिखा है, माइनस भी चेंज हुआ है, देखो तो सही। ठीक है बेटा, मुझे क्या चाहिए VO/UO, VO/UO चाहिए ना, तो एक काम करो VO से हर जगह मल्टीप्लाई कर दो, VO से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। बेटा VO से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो तो यहां 1 आ जाएगा, तो बेटा 1 प्लस यहां VO/UO आ जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा VO/FO। अब बेटा इतना भयंकर अप्रोक्सीमेशन करूंगा ना तुम भी पागल हो जाओगे, और वो भी 2-2 बार, तब ठीक हो जाओगे, जो पहले से वो ठीक हो जाएंगे। बेटा देखो VO/UO = लिख सकता हूं ना VO/FO -1। तो बेटा यहां कहते हैं लोग, ऐसा कहते हैं लोग, देखो मेरी इच्छा क्या है, मैं अब देखो क्या करूंगा, इस VO/UO को ना मुझे L/FO लिखना है, तो पहले बोलूंगा ये बहुत बड़ा होता है 1 से, तो 1 को हटा दूंगा। देखो मेरे लास्ट रिजल्ट दिमाग में रखो, मेरे क्या चल रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस VO की जगह क्या रखना है L रखना है, तो पहले 1 को साइड करना पड़ेगा, तो 1 को साइड करना पड़ेगा, तो कैसे करूं, बोल दूंगा ये बहुत बड़े होते हैं, तो 1 इग्नोर हो गया। अब मानना ही पड़ेगा, डेरिवेशन ही ऐसे होता है। ये बोल दूंगा ये बहुत बड़े होते हैं, तो 1 हट गया, जैसे बोल दूंगा ये बहुत बड़े होते हैं, 1 हट गया, 1 हट गया। अब देखो बोलूंगा कि ये जो इमेज बन रहा है ना, ये FE को इग्नोर मार दो, FE कम होता है, FE को इग्नोर मार दो, FE कम होता है। ये जो VO है ना वो ट्यूब लेंथ के बराबर हो जाता है। VO किसके बराबर होता है, ट्यूब लेंथ के बराबर, तो हो गया बस VO/, देखो बस इसी को लिख के बता रहा हूं, बस ये सब वाहियात बातचीत है जो मैं आपसे कर रहा हूं, लेकिन आपको आप नहीं, अरे बेटा पढ़ाना तो पड़ेगा, ऐसी वाहियात बातचीत आपको एग्जाम में भी करनी है। ठीक है, एग्जाम में भी बताना है कि भाई ये VO/FO जो होता है बहुत बड़ा होता है, इसलिए 1 साइड में चला गया। फिर आपको ध्यान नहीं है, ये जो VO बना वो L के इक्वल लगभग होता है, ये बोलना है इसको। तो इसका बस बेटा बस वही स्टेप जो मैंने आपको बताया, लक्ष्य दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे करना क्या है। एम 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 कह रहे कौन लक्ष्य, एम एम दिमाग में होना चाहिए, तो हिंदी से भी खतरा है अगर। एम दिमाग में होना चाहिए कि VO/FO को क्या लिखना है, L/FO, FO लिखना है। तो बेटा इसी को बोल देंगे VO/FO इज ग्रेटर देन 1 एंड VO इज नियरली इक्वल टू, बस हो गया, VO/UO इज इक्वल टू L/FO। बेटा वो पहले ही लिख दिया था मैंने, VO/UO किसके इक्वल होता है, L/FO के। ये जो वाहियात की बातचीत हमने करी आपको समझ में आई थोड़ी सी, तुम्हें यही समझ जाना है, इसके बाद इसको L/FO करना है, करना ही है, क्या करोगे, करना ही पड़ेगा, कर लोगे ना, ये खुद से करके एक बार देखना, कर लोगे। कल की क्लास में मुझे सब बच्चे आते ही सबका डायग्राम बना के दिखाएंगे, बायो वाले ये डायग्राम बनाएंगे, हार्ट्स का नहीं, मैं लंग्स का थोड़ी देखूं।
अरे बोलो डन। अरे क्या नो, जल्दी करो, खत्म करो। इसीलिए आज छोटा सा टॉपिक लिया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कि आज खत्म कर दूंगा, फिर बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल लेके टायर्ड हैं, छुट्टी कर दूंगा। अरे ये तो पूरा कर लूं, कर तो लेने तो पूरा। ये हो गया। दूसरा केस, अच्छा सुनो, इस केस में इमेज कैसा बना है? रियल, रियल एंड इन्वर्टेड की वर्चुअल एंड इरेक्ट? इस केस में इमेज कैसा बना है? बेटा देखो यहां धोखा एक और। बेटा देखो इमेज इस केस में लास्ट में रियल बना है, क्योंकि इंफिनिटी पे जब इमेज बनता है तो हम उसको रियल इमेज कहते हैं। तो जब दो रे एक्चुअल में एक दूसरे को मिलती है तो उसे रियल इमेज कहते हैं। तो ये इमेज रियल माना जाएगा। तो रियल इमेज हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड। लेकिन इस केस में देखो, इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो लास्ट वाली इमेज सीधी होगी। कैसे? इसने एक बार उसको उल्टा किया, फिर उल्टे को फिर उसने उल्टा कर दिया, इमेज सीधा हो गया ना। अरे बात नहीं समझिए, इस लेंस ने इसको उल्टा किया और उल्टे को फिर उस लेंस ने सीधा किया, तो इमेज सीधा हो गया ना। इसके रेस्पेक्ट में वो सीधा हो गया ना, तो इस केस में इमेज बनता है रियल एंड डायरेक्ट। ये अलग बात है, थोड़ी सी लगेगी तुम्हें, लेकिन मैं सही पढ़ा रहा हूं। रियल एंड इरेक्ट पूछे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज कैसा बनता है? रियल एंड इरेक्ट। एमसीक्यू में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, याद रखना। क्योंकि जो धुरंधर होंगे उनको बचपन से पढ़ा होगा, वो टेंथ में रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। धोखा हो जाएगा तुम्हारे साथ, याद रखना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रियल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। अभी बताऊंगा वर्चुअल इन्वर्टेड होगी। क्या कहना? इमेज फॉर्म्ड एट डी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज फॉर्म्ड एट डी। डी पे इमेज बनाना है, डी पे। इसमें मुझे कुछ नहीं करना है। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड एट डी। पहला इमेज कहीं भी रख लो। पहली रे पैरेलल ले जाना, फोकस से पास करा देना, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी ले जाना। बेटा अब की बार इमेज को एफ के पहले रखना है, इसके एफ के पहले रखना है। तो इमेज ऑब्जेक्ट ऐसे, इमेज एक बार रे ऐसे ले जाओ, उसको सीधा कर दो, एक बार रे ऐसे ले जाओ। ओहो, नथिंग। बस बस ये रे डायग्राम बनाना चाह रहा हूं। बेटा देखो अब ये रे ऐसे आगे एक्सपैंड करते हुए बनाना, एक्सपैंड करते हुए बनाना, फिर इसको ऐसे पीछे कर दो। यहां पे इसका फाइनल इमेज बनेगा और ये बनेगा डी पे। ये जो डिस्टेंस होती है डी होती है। बनाना इसको, एक मिनट के लिए।
ठीक है, डन, बना लिया रे डायग्राम। बेटा यहां पे आई किधर बनेगी, आई इधर बनेगी। बेटा अब की बार ये डिस्टेंस जो होगा यू होगा और ये एंगल थीटा यू ही होगा, मतलब आई पीस का यू ही, और ये थीटा। तो बेटा फिर से ये एच है, ये एच आई है, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, थीटा इक्वल टू कितना होगा, एच आई अपॉन यू आई, यू मतलब ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ आई पीस का यू ही होगा, एच आई अपॉन यू, ये हो जाएगा थीटा। अब बेटा इसको थीटा अपॉन मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन कितना होता है, थीटा अपॉन थीटा नॉट, तो कितना होगा, एच आई अपॉन यू इंटू बेटा एच आई अपॉन यू इंटू थीटा नॉट कितना बताया था, डी अपॉन एच बताया था ना। तो बेटा देखो फिर से रीएडजस्ट करो, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच आई बाई एच ओ, और ये कितना आ जाएगा, डी अपॉन यू। एच आई बाई एच ओ की कहानी लास्ट में कह चुका हूं मैं, एच आई बाई एच ओ की कहानी तो लास्ट में कह चुका हूं। तो बेटा इसका फाइनल आंसर कितना है, m का वैल्यू एच आई बाई एच ओ क्या लिख सकते हो, और d अपॉन यू को बेटा मैं सिंपल माइक्रोस्कोप में बता चुका हूं, d अपॉन यू कैन बी रिटन एज 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। कहां से पता चला, फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप, यही लिखना होगा, पूरा डिराइव करके थोड़ी दिखाएंगे। फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप d अपॉन यू इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो बेटा m का फाइनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हो vo अपॉन यूओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। बेटा ये लिख सकते हो, या इसको और क्या लिख सकते हो, एल अपॉन एफ ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, खत्म। अब ये करके दिखाई दिया था लास्ट डिराइवेशन में। बेटा अकेला अगर इमेज फॉर्मेशन है डी आता है, तो केवल अब ये वाला डिराइवेशन करना कि vo अपॉन यू एल अपॉन एफ ओ कैसे हो जाता है, ये वाला डिराइवेशन मत करना। जैसे दो डिराइवेशन हुआ ना इसमें, एक हुआ कि d अपॉन यू 1 प्लस डी बाई एफ ई कैसे हुआ, ये सिंपल माइक्रोस्कोप में कराया है। और बस आप पिछला वाला करना कि एच आई बाई एच ओ को v बाई यू लिखा था, तो ऐसे लिख देना उसको, ठीक है ना, लिख के आंसर है। अब इसका टेलीस्कोप देख लो। बस एक बात याद रखना कि इसमें जो लेंस बड़ा होता है उसका फोकल लेंथ भी बड़ा होता है। तो होता है इसमें किसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, एफ ई बड़ा होगा या एफ ओ। जैसे इसका फोकल लेंथ एफ ई है, इसका फोकल लेंथ एफ ओ है, एफ ई बड़ा होगा या एफ ओ। जो लेंस बड़ा होता है गधा उसका फोकल लेंथ भी बड़ा होता है। एफ ई इज ग्रेटर देन एफ ओ। तो सुनो बेटा एक और बात और बताता हूं कि ऐसा हर बार हो जरूरी नहीं है, लेकिन इस केस में ऐसा होता है। जैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़ा लेंस हो तो उसका फोकल लेंथ हमेशा बड़ा ही होगा, नहीं, ऐसा सही बात नहीं है, ठीक है ना। बेटा छोटा लेंस भी बनाया सकता है जिसका फोकल लेंथ बहुत ज्यादा है। तो ये कोई रूल नहीं है कि लेंस बड़ा तो फोकल लेंथ बड़ा, नहीं, ये रूल नहीं है, लेकिन इस केस में ऐसा होता है। इसमें भी होता है, टेलीस्कोप में भी होता है। तो बताओ टेलीस्कोप में कौन बड़ा होगा, टेलीस्कोप में ये तो बता ही चुका हूं ना कौन सा लेंस बड़ा होता है। बेटा जब ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है तो टेलीस्कोप में एफओ बड़ा होगा और एफ ई क्या होगा, छोटा होगा। डन बेटा, डन। ये सब समझ में आया क्या किया ये, अरे ये समझ में आया ना क्या किया। फिर से वही लिखा बेटा, डायग्राम बनाया, थीटा लिखा, थीटा कितना है, एच आई अपॉन यू लिखा। हमेशा कहानी याद रखना, शुरुआत मैग्निफिकेशन से ही करना है। तो एक थीटा नॉट आपको पहले से याद है, एक थीटा आपको इस डायग्राम से निकालना है। तो थीटा हमेशा लास्ट में बनता है,
तो पहले वाले में थीटा क्या था, एच आई अपॉन एफ ई, अब की बार थीटा क्या है, एच आई अपॉन यू ई। फिर डिवाइड करना थीटा अपॉन थीटा एच आई अपॉन, तो एम कितना होगा, थीटा अपॉन थीटा और थीटा नॉट एच आई अपॉन यू ई इंटू डी अपॉन एच, ठीक है। फिर बेटा वो बस एच आई और एच को एक साथ कर लेना, अरे ये एच को ही एच ओ कह रहा हूं, ठीक है ना, परेशान तो नहीं, एच को ही क्या कह रहा हूं बच्चों, एच ओ, और ये डी अपॉन यू ई, डी अपॉन यू ई ये कैसे होता है पीछे बता चुका हूं, और एच आई बाई एच ओ वी ओ अपॉन यू ओ कैसे होता है वो भी पीछे बता चुका हूं, ठीक है। जब डिराइवेशन करने को आएगा तो आपको केवल वीओ अपॉन यूओ एल अपॉन एफ ओ कैसे होता है वही बताना है, बाकी ये वाला आपको लिख देना है फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप, समझ में आ रहा है, फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप आपको लिख देना है। अब आ जाओ लास्ट इज टेलीस्कोप। लास्ट आ जाओ बच्चों टेलीस्कोप देखते हैं। टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप के अंदर क्या होता है, देखो इधर ध्यान से, टेलीस्कोप मेरा, टेलीस्कोप में कौन सा लेंस बड़ा होगा, पहले बता चुका हूं, जरूरत पड़ेगी तो लेंस को और बड़ा बनाएंगे, अभी छोटा ही बनाना शुरू कर रहा हूं। बेटा टेलीस्कोप में देखो, टेलीस्कोप के लिए थीटा नॉट याद नहीं करना होता, याद रखना, थीटा नॉट केवल किस में चलता है, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड में। टेलीस्कोप में मान लो ये रे ऐसे पैरेलल आ रही है, तो ये यहां से बेंड करके ऐसे जाएगी, और एक रे ऐसे पैरेलल आ रही है सीधी चली जाएगी, ये दो डायग्राम बनाना पड़ता है। एक रे ऐसे आ रही है बेंड करके यहां पर गिरेगी, दूसरी रे ऐसे सीधी चली जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो बेटा ये जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा एफओ होगा, बेटा ये जो डिस्टेंस होगा, जैसे ये थीटा एच है, तो ये जो डिस्टेंस होगा बेटा वो हमेशा क्या होगा, एफओ होगा। अरे एफओ क्यों होगा, क्योंकि इमेज आ रहा है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, इन्फिनिटी पे, अरे इन्फिनिटी पे रखा, बहुत दूर की चीजों को देखता है ना टेलीस्कोप से, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा। तो बेटा अगर इस आई, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसके जगह अगर मेरी आई रहती तो उसके ऊपर मान लो एंगल कितना बनता है, अल्फा। बेटा यहां पे अगर अपनी आई रहती, यहीं पे लेंस की जगह आई रहती, तो उस पे एंगल कितना पड़ रहा होता है, अल्फा। तो बेटा अभी ये लेंस के वजह से एंगल आई पे क्या पड़ा उसको देखते हैं। तो ऐसे रे सीधी जाएगी, ऐसे रे सीधी जाएगी, सीधे जाके ऐसे गई, फिर बेटा ऐसे गई, सीधे जाके ऐसे गई, ठीक है। तो बेटा इस समय पहला केस, इसमें इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, बेटा पहला केस इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इसमें पहला इमेज इंफिनिटी में फॉर्म हो रहा है। तो बेटा देखो ये एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, अल्फा, और हमारी आई पे अब एंगल कितना बन रहा है, तो बेटा हमारी आई पे अब ये वाला एंगल बन रहा होगा, इस एंगल का नाम दे दो बीटा, ठीक है, इस एंगल का नाम दे दो बीटा जो आई पे बन रहा है। तो बेटा मैग्निफिकेशन कितना होगा, अच्छा एक और बात सोचो, अगर ये रे इंफिनिटी पे जा रही है तो ये वाला भी तो एफ ही होगा, ये वाला भी तो एफ ही होगा ना। तो बेटा यहां पे मैग्निफिकेशन कितना होगा, बीटा अपॉन अल्फा। कैसे, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये आई पी से डायरेक्ट यहां पे अगर आई होती तो एंगल अल्फा बन रहा होता बेटा, अगर लेकिन यहां पे जब मैंने इंस्ट्रूमेंट लगाया तो यहां पे बीटा एंगल बन रहा है, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद जो एंगल बन रहा है डिवाइडेड बाय नेकेड आई से जो एंगल बनता, तो बीटा अपॉन अल्फा। अब देखो बेटा इसको मान लेते हैं एच, तो टैन बीटा कितना होगा, क्या हो बोलो, हाँ तो इंफिनिटी से फोकस पे बनी एफ ऑफ ए, फिर इसके भी एफ ई पे होगी तभी तो इंफिनिटी बनी, तो बीटा अपॉन अल्फा होगा, बीटा कितना होगा, इस ट्रायंगल से देखो टैन बीटा लगाओ, इस ट्रायंगल से टैन बीटा होगा एच अपॉन एफ ई, बेटा इस ट्रायंगल से टैन बीटा होगा एच अपॉन एफ ई, इंटू अल्फा कितना होगा, अल्फा को डिवाइड करना है तो इस ट्रायंगल से अल्फा देख लो, इस ट्रायंगल से अल्फा कितना होगा, एच अपॉन एफ ओ, इस ट्रायंगल से अल्फा कितना होगा, एच अपॉन एफ ओ, लेकिन बेटा उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है ना मुझे, तो कितना होगा, एफ ओ अपॉन एच, एच एच काट दो, तो यहां पे कितना आएगा, एफ ओ अपॉन एफ ई। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सिंपल यहां कितना होता है, एफ ओ अपॉन एफ ई, फोफी।
FO अपॉन FE। बेटा सिंपल फंडा है यहाँ कि अगर I यहाँ पे होता तो एंगल बनता अल्फा, I यहाँ पे एंगल बना बीटा, अल्फा इधर है तो ये भी इधर अल्फा होगा। अच्छा इधर वाला अल्फा क्यों लिया? उसको ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देखना पॉसिबल नहीं था, तो ठीक है डन डन ना। इसमें दूसरा केस, अच्छा सुनो, ट्यूब लेंथ कितना होगा इसमें? इस केस में ट्यूब लेंथ कितना होगा? दोनों लेंस के बीच में दूरी कितनी होगी? बच्चों ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ट्यूब लेंथ कितना होगा इस केस में? FO प्लस FE। बच्चों दिख रहा है क्या? FO प्लस FE इज इक्वल्स टू L। FO प्लस FE इज इक्वल्स टू L। FO प्लस FE इज इक्वल्स टू L। FO प्लस FE याद रहेगा ये बेटा। इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आता है। M दे देता है, M देने के बाद बोलता है ट्यूब लेंथ दे देता है, बोलता है FO और FE बताओ, तो बता दोगे ना। M दे दिया तो FO अपन FE का रेशियो दे दिया, और ट्यूब लेंथ दे दिया मतलब FO प्लस FE का सम दे दिया। एक से निकाल के दूसरे में पुट करो, सॉल्व कर लो, डन। इसमें दूसरा केस, इमेज फॉर्म्ड एट D, लास्ट केस, इमेज फॉर्म्ड एट D। उसका बस फॉर्मूला बताएंगे क्योंकि एनसीईआरटी में वो केस है नहीं। इमेज फॉर्म्ड एट D, टेलीस्कोप में इमेज फॉर्म्ड एट D। बेटा ड्राइंग बताएंगे और फॉर्मूला, ड्राइंग बताएंगे और फॉर्मूला बताएंगे इमेज फॉर्म्ड एट D का, ठीक है। इमेज जब D पे फॉर्म हो तो बेटा फिर से ये पहला वाला डायग्राम ऐसे ही बना दो। पहला वाला डायग्राम तो दोनों में सेम रहता है बच्चों, तो एक रे ऐसे ले आओ, ये अल्फा एंगल बना के जाएगी। दूसरी रे ऐसे करो बच्चों, ये ऐसे करके जाएगी, ये बन गया। ये एंगल बेटा एज यूजुअल ये अल्फा होगा। दूसरे वाले लेंस को थोड़ा पास ले लो, ये इसके F के पहले गिरना चाहिए, F के पहले गिरना चाहिए। तो उस सिचुएशन में बेटा एक रे ऐसे जाएगा, इस तरह से गया, दूसरी रे ऐसे जाएगा, फैलते हुए बनाना, डाइवर्जिंग बनाना, पीछे एक्सपैंड करना। देखो ये कहीं भी बन सकता है, कुछ बच्चों का आगे ही बन जा रहा होगा, कोई बात नहीं, पीछे बनाना जरूरी नहीं, हो सकता है यहीं भी बन जाए कुछ बच्चों का, चलेगा चलेगा। ये इसका फाइनल इमेज बना। इमेज यहां पे बनता है किस पे? इमेज बनता है बच्चों D पर। ये जो डायग्राम है ये इमेज यहां पर D पे बनता है। इमेज इज फॉर्म्ड एट D एज यूजुअल। ये अल्फा होगा बच्चों, ये एंगल बीटा होगा, फिर से बेटा ये H होगा, लेकिन अब की बार ये वाला डिस्टेंस तो FO होगा बेटा, ये वाला डिस्टेंस तो FO होगा, लेकिन ये वाला डिस्टेंस अब की बार FO नहीं होगा, इस डिस्टेंस को UE कहेंगे, और बेटा ये FE से कम होगा, इस डिस्टेंस को UE कहेंगे, FE से कम होगा, ठीक है। तो बेटा बस यहां से M निकाल लो, तो M कितना होगा? बीटा अपॉन अल्फा। बीटा कितना होगा बेटा? H अपॉन UE, H अपॉन UE, और अल्फा कितना होगा? H अपॉन FO। तो बेटा उल्टा कर दूं, FO अपॉन H, H से H कैंसिल, ये आता है बेटा FO अपॉन FE, FO अपॉन UE। अब चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, अगर सॉल्व करना तो क्या करेंगे बच्चों? U की वैल्यू माइनस UE लेंगे, और V की वैल्यू माइनस D लेंगे, और FE की वैल्यू F की वैल्यू FE लेंगे, सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन UE को रिप्लेस करेंगे। अगर कभी करना हो, किस्मत मान लो तुम्हारी खराब हो, तो तरीका तो समझना चाहिए। अब क्या करोगे? अगर मान लो मैं पूरा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं 1 अपॉन UE का, तो बेटा इसको सॉल्व करने के बाद फॉर्मूला आता है FO अपॉन FE, अंदर आता है 1 प्लस FE अपॉन D, ये इसका फॉर्मूला आता है 1 प्लस FE अपॉन D। याद रखना सिंपल माइक्रोस्कोप में D अपॉन F आता है ना, यहां उल्टा कर देना इसके अंदर, बस FE अपॉन D। बेटा सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हो, UE की वैल्यू रख लेना, U की वैल्यू माइनस UE, V की वैल्यू माइनस D, और F की वैल्यू FE। फॉर्मूला लगाना 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू 1 बाई F, और इसके बाद वहां से 1 बाई U निकाल लेना। सेम आंसर अभी आपको जो दिखाई पड़ रहा है वो आएगा। तो बस ये था। यहां ट्यूब लेंथ किसके इक्वल होगा?
ट्यूब लेंथ किसके इक्वल होगा बेटा? ट्यूब लेंथ इक्वल होगा L प्लस यूई के, सॉरी FO प्लस यूई के। ये क्या, ये होगा ट्यूब लेंथ जो होगा L विल बी इक्वल टू FO प्लस यूई। बेटा FO प्लस यूई होगा। और एक और बात बताता हूं, इतना सारा फॉर्मूला पढ़ाने के बाद कई बार माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में डायग्राम याद रखना केवल सिंपल लेंस फॉर्मूला लगता है, कई बार न्यूमेरिकल में कई बार सिंपल लेंस लगेगा। बोलेगा कि फाइनल इमेज यहां फॉर्म हो रहा है, तो फाइनल इमेज यहां फॉर्म हो रहा है, फोकल लेंथ दे देगा FE का। तो बेटा अगर फाइनल इमेज दे दिया तो मतलब V दे दिया, FE दे दिया, तो आप इसे UE निकाल सकते हो ना, तो UE निकलवा लेगा आपसे। फिर अगर टेलीस्कोप होगा तो ट्यूब लेंथ पूछ लेगा। तो सिंपल अब क्या करना है, लेंस फॉर्मूला। देखो बेटा मैं एक बात और कह रहा हूं, 60% न्यूमेरिकल में, इन 60% न्यूमेरिकल ओनली लेंस फॉर्मूला यूज, मतलब वो भेज तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का बना के आएगा, लेकिन उसमें यूज क्या होना होगा, लेंस फॉर्मूला। बस याद रखना कि किसका इमेज दिया है। जब तुम पहले देखना फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लग रहा है तो डायरेक्ट सोचना कि ये लेंस फॉर्मूले का क्वेश्चन है। अच्छा इसमें कौन सा लेंस बड़ा, कौन सा, किसका फोकल लेंथ ज्यादा, FO का कि FE का? FO का। तो बेटा FO इज ग्रेटर देन FE, इसमें याद रखना FO इज ग्रेटर देन FE, FO इज ग्रेटर देन FE। ठीक है ना? तो सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गए। और न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक दो। हाँ ठीक है, ये रिवाइज करके ना न्यूमेरिकल कर लेंगे कल। ठीक है, समझ में आया ना? बाकी मैं ये बेटा ये वीडियो भेज दूंगा, जो लोग लेट ज्वाइन किए वीडियो भेज दूंगा।